अगला लिखो, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर ओ ओ बॉन्ड लेंथ, ओ ओ बॉन्ड लेंथ आपको पता करनी है। लिखो नंबर 1 H2O2, नंबर 1 H2O2, नंबर 2 O2, नंबर 3 O3। अच्छा एक बात बताओ, ये H2O2 आप बनाओगे ऐसे, हाफ ओपन लाइक बुक, हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्यों बेटा? ये आपका H2O2 हो गया, है ना? ये आपका O2 हो गया, और ये आपका O3 हो गया ना? स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेंगे तीनों के। अब आपसे कहा गया है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किस में है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ये 3 ऑर्डर आपसे पूछे गए हैं, बताओ। अच्छा एक बात बताओ, हमने आपको परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड के बॉन्ड ऑर्डर पढ़ाए थे, पक्का है? अच्छा ये परऑक्साइड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना पढ़ाया था? 1 पढ़ाया था। अच्छा इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ कितना होता है? 2, है ना? अच्छा इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बताओ? 1.5। ये सारे सवाल हम पीछे लगा चुके हैं, सारे सब पीछे हो गए हैं सब सवाल, है ना? अब हमने पढ़ा है बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ, पढ़ा है। अब आपको देखो, इसको हमने डायरेक्ट रटा दिया कि जितने परऑक्साइड होंगे ये होगा, सुपर ऑक्साइड होगा तो 1.5 होगा, ठीक, सबके पढ़ा दिए। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है? इसका, तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम इसकी होगी, और बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम किसका है? इसका, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा इसकी होगी। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? H2O2, और उसके बाद कौन होगा? O3, और उसके बाद कौन होगा? O2। ठीक है, लिख लो ये ऑर्डर। अगला क्वेश्चन लिखो, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग in decreasing order of, arrange the following in decreasing order of their CO bond length। अब आपको CO बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। लिखो नंबर 1 CO बॉन्ड लेंथ, लिखो CO2, पहला लिखो CO2, दूसरा लिखो CO, तीसरा लिखो CO3-2। अच्छा एक बात बताओ, CO2 का स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे कि नहीं? अच्छा CO का कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे कि नहीं? ये बना के आपको दिखाया था। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन और ऑक्सीजन के पास? हद है, क्या मतलब है इसे पढ़ाई से? कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन के टोटल कितने हो गए? 10। 10 में से 6 क्या बना लिए? बॉन्ड। 2 इनके पास बचे और 2 इनके पास, तो इनका बताओ, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कितना बॉन्ड है? 2, तो बॉन्ड ऑर्डर 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3। और इसका आप बॉन्ड ऑर्डर अभी निकाले हो पिछली क्लास में, पढ़ के आए करो बेटा, नहीं तो हम किसी दिन चलती क्लास हम कर देंगे, जाओ, कोई फायदा नहीं है ऐसे पढ़ाई से। क्लियर है? तो ये अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे? टोटल कितने बॉन्ड हैं? 4। अच्छा इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताओ कितना बनेगा? 3। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 1.3 आया। अब देखो सबका बॉन्ड ऑर्डर आपके सामने आ गया कि नहीं? अब बॉन्ड लेंथ अरेंज कर लो। सबसे पहले CO का स्ट्रक्चर बनाना सीख लो, हमने आपको वैलेंस सेल के हिसाब से बताया था। अब बहु गधों को यह पता चलता है कि अच्छा कार्बन के पास 5 इलेक्ट्रॉन समझ में आ रहे हैं,
तो कई साल बाद उनको सही समझ में आने लगेगा स्ट्रक्चर। ऐसे ऐसे देखो ना, तो क्या लग रहा है, 1 2 3 4 5 लग रहा। ठीक है, तो ये सब नहीं सोचना है आपको। वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करना है, कार्बन और ऑक्सीजन में कितना है, कार्बन में 4, ऑक्सीजन में कितना है 6, 6 4 10, यानी बॉन्ड बनाने में 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। कार्बन का कितना है 4, ऑक्सीजन का कितना है 6। इस अब देखो कुछ ना करो, 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिए, तो 10 में 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में चले गए, कितने बचे 4, 2 इनको दे दो, 2 इनको दे दो, ये बन गया स्ट्रक्चर। क्लियर है? चलो अरेंज कर लो, बताओ बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, किसकी, CO3 माइनस माइनस, उसके बाद CO सबसे, अब बताओ छोटी, फिर CO। सब लिखा होता है फिर भी अरेंज नहीं कर पाते, है ना। अगर इतनी ही कम बुद्धि हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं। आगे लिखो भैया, फॉर्मल चार्ज आपको पढ़ा दिए थे, अगली हेडिंग डालो फजान रूल। चलो लिखो, लिखो फजान रूल। फजान रूल पढ़ो, लिखो फजान रूल। अच्छा देखो, कोई भी मॉलिक्यूल 100% आयनिक नहीं होता है, ठीक है। उस आयनिक मॉलिक्यूल के अंदर कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर जरूर छिपा हुआ होता है। उसी कोवैलेंट कैरेक्टर को जानने के लिए कौन सा रूल आया, फजान रूल। ठीक है, अच्छा बताओ फजान रूल कहां लगाओगे, बताओ, बोलो कोई भी मॉलिक्यूल 100% आयनिक नहीं होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर जरूर होगा। इसी कोवैलेंट कैरेक्टर को जानने के लिए हम फजान रूल का इस्तेमाल करते हैं। पहले तो समझ आ गया कि हम फजान रूल क्यों लगाते हैं, है ना। तो लिखो, लिखो टू प्रिडिक्ट, लिखो टू प्रिडिक्ट, टू प्रिडिक्ट कोवैलेंट कैरेक्टर, टू प्रिडिक्ट कोवैलेंट कैरेक्टर in an ionic compound, in an ionic compound, आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर को जानने के लिए कौन सा रूल लगाते हैं, फजान रूल, है ना। अच्छा एक बात बताओ, यदि आपसे कहे कि हमें एटॉमिक साइज बताओ कैसे कैसे होगा, है ना। तो देखो सबसे छोटा कौन होता है, कैटायन। कैटायन से छोटा कौन सा है, न्यूट्रल, है ना, कैटायन न्यूट्रल एटम। और उससे भी बड़ा कौन होता है, एनायन। तो ऑर्डर में सबसे पहले किसको लिखें, एनायन, उसके बाद न्यूट्रल एटम, और सबसे कम कौन सा होता है, कैटायन। ठीक, देखो एनायन सबसे बड़ा। अच्छा एक और बात समझ लेना, जिसके ऊपर जितना माइनस का चार्ज ज्यादा होगा उसका साइज भी उतना बड़ा होगा, और जिसपे प्लस का चार्ज जितना ज्यादा होगा वो उतना छोटा होगा। क्लियर है? तो साइज में लिख लो, एनायन बड़ा होता है, फिर उससे छोटा न्यूट्रल एटम, और सबसे छोटा क्या होता है, कैटायन। इसको लिख लो। जैसे हमने कहा, नीचे लिखो, एक सवाल लिखो, लिखो अरेंज द फॉलोइंग, arrange the following, arrange the following species in decreasing order of, in decreasing order of their size, their size। तो अब फॉलोइंग मॉलिक्यूल स्पीसीज क्या है, तो लिखो बेटा आई कॉमा आई प्लस और कॉमा आई माइनस, आयोडीन, है ना, और इसी का कैटायन और इसी का एनायन। ठीक है, बताओ अच्छा सबसे बड़ा कौन होगा साइज में, आई माइनस,
उससे छोटा I, सबसे छोटा I प्लस। क्लियर है? अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे आ जाओ। अच्छा, एनायन में क्या हुआ होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा हो गई होगी, है ना? न्यूट्रल एटम में क्या हुआ होगा? इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन के होंगे। और कैटायन में क्या होगा बताओ बेटा? इलेक्ट्रॉन कम हो गए होंगे, किससे? प्रोटॉन से। क्लियर है? अच्छा देखो, हमने कहा कि देखो किसी के पास यदि इलेक्ट्रॉन आया तो कहां आएगा? आउटर मोस्ट सेल में। और इलेक्ट्रॉन गया तो आउटर मोस्ट सेल खत्म, तो धीरे धीरे साइज क्या हो गया? छोटा। क्लियर है? अच्छा, देसी भाषा में समझो, जैसे न्यूक्लियस के अंदर कौन बैठा है? प्रोटॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, चार्ज वाला कौन है? प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन कहां है? बाहर। तो न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या लग रहा है? अट्रैक्शन वाला फोर्स। क्लियर है? अब जैसे हमने आपको समझाया था, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन यहां बैठा है। न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन, इनके बीच में क्या चल रहा? समझ लो रस्सा खिंचाई चल रही। तो देखो, यदि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे तो ना ये इसको खींच पाएंगे ना ये इसको खींच पाएंगे। ये कहानी हमने आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ाई थी। तो जब दोनों की संख्या बराबर हो तो समझ लेना न्यूट्रल एटम है। अब मान लो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो ये देखो बाहर खींच जाएंगे ना। अरे प्रोटॉन कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मान लो ये एक आदमी, ये दो आदमी, तो ऐसे खींच जाएगा कि नहीं? एटम का साइज क्या हो जाएगा? बड़ा। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़े थे वहां, इसमें बहुत समय दिए थे। अब आगे बढ़ो, अगली हेडिंग डालो या एक पॉइंट लगा के लिखो। लिखो, लिखो कैटायन attract the, लिखो कैटायन attract the electron cloud of anion, of anion and partial covalent character develop, and partial covalent character develop. It is called polarization. It is called polarization. नीचे लिखो, लिखो फजान्स रूल depends on, Fajan rule depends on two parameters, that is number one, that is का आगे लिखो number one polarizing power, number one polarizing power, और नंबर दो पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिबिलिटी। ठीक है, तो पहली हेडिंग डालो पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर। और दूसरा कौन सा है? पोलराइजेबिलिटी। अच्छा देखो, जहां लिखा है पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर कैटायन के लिए कही जाती है। पोलराइजिंग पावर किसके लिए कहा बोला जाता है? कैटायन के रिस्पेक्ट में। और पोलराइजिबिलिटी किसके रिस्पेक्ट में कही जाती है बात? कौन सा? एनायन। ठीक है। अच्छा देखो, नाम लो, देखो क्या नाम है? पोलराइजिबिलिटी, यानी पोलराइज होने की एबिलिटी, पोलराइजिबिलिटी। तो आप देखो इसको ऐसे बोलो पोलराइजी एबिलिटी। तो देखो आया, इसका मतलब ये बात एनायन के लिए है, और पोलराइजिंग पावर किसके लिए है? कैटायन के लिए। ठीक है, तो लिखो जरा पोलराइजिंग पावर में लिखो टेंडेंसी ऑफ कैटायन, लिखो टेंडेंसी ऑफ कैटायन, टेंडेंसी ऑफ कैटायन टू पोलराइज, टू पोलराइज
electron cloud, to polarize electron cloud of anion. ऑफ एनायन। अच्छा, पोलराइजिंग पावर किसकी बात है, किसके लिए कही गई बात? कैटायन के लिए। तो नीचे लिखो पोलराइजिंग पावर इक्वल टू, ऐसे लिखना, पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज ऑफ कैटायन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ कैटायन। ये लिख लो, पोलराइजिंग पावर कैटायन के चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? अब दूसरी हेडिंग डालो नीचे, लिखो बेटा, लिखो पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी पोलराइजेबिलिटी लिखो, पोलराइजेबिलिटी के लिखो, लिखो टेंडेंसी ऑफ एन आयन, टेंडेंसी ऑफ एन आयन, टेंडेंसी ऑफ एन आयन टू गेट पोलराइज, टू गेट पोलराइज, यही तो है पोलराइजेबिलिटी को अलग अलग करके बोलो, पोलराइजेबिलिटी यानी पोलराइज होने की एबिलिटी। तो वही हमने सेंटेंस क्या लिखा दिया, टेंडेंसी ऑफ एन आयन टू गेट पोलराइज, यानी पोलराइज होने की टेंडेंसी। क्लियर है? नीचे लिखो पोलराइजेबिलिटी, लिखो बेटा पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज ऑफ एन आयन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ एन आयन। अच्छा, वहां क्या था, कैटायन का साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल था और यहां क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एनायन का साइज जितना बड़ा होगा पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, चार्ज जितना ज्यादा होगा पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। क्लियर है? अब नीचे लिखो, लिखो राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इसी में क्वेश्चन बना के लिखो, देखें अरेंज कर पाओगे कि नहीं। लिखो राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर ऑफ, राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर ऑफ फॉलोइंग कैटायन, ऑफ फॉलोइंग कैटायन, फॉलोइंग कैटायन जिनमें से है Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस। बताओ पोलराइजिंग पावर का डायरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? वेरी गुड, बताना नहीं बेटा, बताओ। पोलराइजिंग पावर का अभी हमने फार्मूला क्या पढ़ाया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑफ कैटायन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कैटायन। होता कि नहीं होता है? अभी पढ़ाया। यानी जिस कैटायन का साइज छोटा होगा उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, यही तो पढ़ाया। अब देखो ये सब फर्स्ट ए के बंदे हैं, आए ना, ये सब फर्स्ट ए के हैं। तो जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे, ये ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीजेस। सबसे बड़े साइज का कैटायन कौन है, सीजीएम प्लस। सबसे बड़े साइज का है तो इसका पोलराइजिंग पावर सबसे कम और सबसे छोटा ये है, इसलिए इसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा। तो बताओ पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले Li प्लस, उसके बाद Na प्लस, उसके बाद K प्लस, Rb प्लस और उसके बाद Cs प्लस। ये बन गया आपका ऑर्डर। नीचे लिखो पोलराइजिंग पावर
क्या लिखाया? पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज बाई साइज। किसका? कैटायन का, है ना। और यही होता है क्या? यही होता है आयनिक पोटेंशियल। आए ना, लिख लो इसको। आयनिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? चार्ज बाई साइज रेशियो। इसको एक डिब्बे में बंद कर लो। ये आयनिक पोटेंशियल है, ये आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है, ठीक है। आयनिक पोटेंशियल अलग चीज है और आयोनाइजेशन पोटेंशियल अलग चीज है, ठीक है। सवाल लिखो। राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजेबिलिटी, राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजेबिलिटी of the following anions, of the following anions। पहले लिखो, कॉमा करके लिखो। लिखो F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस। आपको पोलराइजिबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। पहले देखो पोलराइजिबिलिटी किसके डायरेक्टली किसके इनवर्सली, है ना। तो देखो पोलराइजिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज ऑफ एनायन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ एनायन। तो देखा, सबसे पहले ये चेक किया करो, उसके बाद ये देखा तो चार्ज सब में क्या है? सेम। तो ये बात तो बेकार हो गई। दूसरी बात से चेक करो, साइज ऑफ एनायन। अच्छा, ऊपर से नीचे बढ़ोगे तो साइज क्या होता है? साइज इंक्रीजेज। तो सबसे बड़ा कौन साइज है? आयोडीन का, है ना। सबसे छोटा कौन है? फ्लोरीन, ठीक है। तो आप देखो, जो जितना बड़ा एनायन जिस साइज का, उसी का पोलराइजिबिलिटी उतनी ज्यादा। तो बताओ पोलराइजिबिलिटी डायरेक्टली क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा किसका होगा? I माइनस, उसके बाद Br माइनस, उसके बाद Cl माइनस और उसके बाद F माइनस। अच्छा, पीछे वाले में हमने क्या देखा था? सारे कैटायन का साइज चार्ज क्या था? सेम। तो दूसरे वाले पे क्या आ गए थे? साइज पे। क्लियर है? नीचे स्टार, अच्छा इसको लिख लो। तो तोड़ लेना, कैटायन और एनायन में उसे तोड़ देना, प्लस और माइनस में तोड़ देना, है ना। चलेगा, आगे लिखो। नोट करके लिखो। लिखो नोबल गैसेस, लिखो नोबल गैसेज सो, नोबल गैसेज सो पोलराइजेबिलिटी ड्यू टू, पोलराइजेबिलिटी ड्यू टू वांडरवाल, ड्यू टू वांडरवाल रेडियाई, ड्यू टू वांडरवाल रेडियाई, ड्यू टू वांडरवाल रेडियाई। वांडरवाल रेडियाई का मतलब समझ रहे हो ना? अरे नोबल गैसेस हैं, इसके अंदर कौन सा फोर्स पाया जाएगा? वांडरवाल जो फोर्स है, जिसको हम क्या मानते हैं? एक कमजोर बॉन्ड की तरह, है ना। अगली हेडिंग डालो। देखो, अब आपको क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है? बात सही है। तो लिखो कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर, या इसी को क्या बोल सकते हो? कोवैलेंट नेचर। आप देखो, कोवैलेंट कैरेक्टर या कोवैलेंट नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? बताओ बेटा। पोलराइजेबिलिटी
पोलराइजिंग, बताओ बेटा, पावर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होता है किसके, पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, दोनों डायरेक्टली होते हैं। अब देखो यहीं से फार्मूला बन जाएगा। अच्छा बताओ, ये किसके डायरेक्टली होता है, पोलराइजिंग पावर, बताओ बताओ किसके होता है, चार्ज ऑफ कैटायन। अच्छा बताओ, इनवर्सली किसके होता है, साइज ऑफ कैटायन। अच्छा ये बताओ क्या होता है डायरेक्टली, चार्ज ऑफ एनायन। और दूसरा क्या होता है, साइज ऑफ एनायन, हाँ है ना। अच्छा एक बात बताओ, कोवैलेंट कैरेक्टर की ये दोनों डायरेक्टली, तो अब हम ये नहीं कह सकते कोवैलेंट कैरेक्टर इन चार बातों पे डिपेंड करता है ना। आप बना लो यहीं से फार्मूला, तो क्या लिखोगे, कोवैलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नंबर 1 चार्ज ऑफ कैटायन। जब ये सेम निकल जाए तो दूसरी नंबर पे आ जाओ, क्या लिखोगे, 1 अपान क्या लिखोगे, साइज ऑफ कैटायन, है ना। तीसरी बात क्या लिखोगे, चार्ज ऑफ एनायन। और चौथी बात क्या लिखोगे, साइज ऑफ एनायन। इसका मतलब आपने क्या सीखा, कोवैलेंट कैरेक्टर के यदि सवाल हमें मिला कहीं, तो बस अब यही चार चीजें चेक करेंगे, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। इन्हीं चार बातों में किसी न किसी से आपका सवाल अलग हो जाएगा। ये प्रायोरिटी ऑर्डर में हमने लिखे हैं। सबसे पहले हम चार्ज ऑफ कैटायन चेक करेंगे, चार्ज ऑफ कैटायन जिसका ज्यादा होगा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। मान लो चार्ज सेम निकल जाए तो साइज ऑफ कैटायन चेक कर लेना, मान लो साइज ऑफ कैटायन बराबर हो जाए तो चार्ज ऑफ एनायन चेक कर लेना, मान लो चार्ज ऑफ एनायन भी बराबर हो जाए तो साइज ऑफ एनायन चेक कर लेना। इन्हीं में से किसी एक, चारों में से कोई एक ऐसा होगा जो सारे ऑप्शनों को अलग अलग कर देगा। ठीक है, और इसको आप एक मेन डिब्बे में लिख लेना, सवाल यहीं से लगेगा। लिखो भैया, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, arrange the following molecule in decreasing order of their covalent character, और नीचे लिखो ये फॉलोइंग कौन कौन से हैं। नंबर 1 LiCl, नंबर 2 NaCl, नंबर 3 KCl, नंबर 4 RbCl, नंबर 5 CsCl। आपको इसमें बताना है कि कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होगा, है ना। तो अच्छा बताओ, चेक करने के लिए हमारे पास कौन से वो चार बातें हैं। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, चार्ज ऑफ कैटायन। तो सबको क्या करो, आप इनके कैटायन और एनायन में तोड़ दो, है कि नहीं। इसके आप कैटायन और एनायन में से तोड़ दो, तो यहां K+ और Cl-, यहां क्या हो गया Rb+ और Cl-, यहां क्या हो गया बेटा Cs+ और Cl-, है ना। तो पहला अपने पास फैक्टर कौन है कोवैलेंट कैरेक्टर को बताने के लिए, चार्ज ऑफ कैटायन। अब जरा ध्यान से देखो, देखो चार्ज ऑफ कैटायन सब पे चार्ज सेम है, सारे कैटायन पे +1 का चार्ज है ना, तो चार्ज क्या है, सेम। अच्छा दूसरी बात कौन है, साइज ऑफ कैटायन। अब आगे आ जाओ यहां, लेकिन सारे कैटायन का साइज अलग अलग है, ऊपर से नीचे जाने पे साइज क्या होता है, इंक्रीजेज। लो दूसरी बात से सवाल लग गया कि नहीं लग गया,
दुनियादारी ना याद रखो, बस 4 पॉइंट याद रखना, कोई सवाल गलत नहीं होगा। और उसको हमेशा ऑर्डर में याद रखना, ऐसा नहीं कुछ भी। नहीं तो एक और जुगाड़ है, जिसका कैटायन जितना छोटा एनायन जितना बड़ा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा। अरे वो हमारे फार्मूले में ही तो है प्रभु, जिसका साइज जितना छोटा, जिसका एनायन का साइज जितना बड़ा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा। ये हमारे फार्मूले के अंदर ही तो है, अक्सर यही बात पढ़ाई जाती है। समझ में आ रहा? स्मॉलर कैटायन लार्जर एनायन, यही लाइन पढ़ाई जाती है, सब मास्टर साहब यही पढ़ाते हैं, लेकिन तुम इस ऑर्डर में अरेंज करना, ठीक है? अच्छा, क्या पढ़ाया जाता है वो हमें मालूम रहता है, ऐसा नहीं कि मालूम नहीं रहता है, तो हम भी दुनिया ही देख रहे हैं ना। हाँ ठीक है, तो अब बताओ सबसे बड़ा कैटायन कौन? ये तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम, क्योंकि साइज क्या है? इनवर्सली। सबसे छोटा है ये, इसका मतलब है इसका ये कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा वाला है। तो लिखेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका? LiCl, उसके बाद NaCl, उसके बाद KCl, RbCl, और उसके बाद CsCl। बन गया सवाल। किताबों में यही भाषा लिखी होती है, स्मॉलर कैटायन लार्जर एनायन का कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। तो अपने फार्मूले के अंदर ही तो है वो बात। अगला सवाल आ जाए, सवाल यही सेम रहेगा, 4 बातें अलग अलग लिख लो। राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। नंबर 1 CCl4, नंबर 1 CCl4, नंबर 2 BCl3, BCl3, नंबर 3 BeCl2, BeCl2, और सबसे लास्ट में लिखो LiCl, सबसे लास्ट में लिखो LiCl, LiCl। ठीक, तो बताओ हमने पहला ऑप्शन क्या लिखवाया बेटा? इन्हीं चारों को अरेंज करना, ये ऑप्शन नहीं है, इनको अरेंज करना है। पहला है CCl4, दूसरा बताओ बेटा BCl3, तीसरा बताओ बेटा BeCl2, और चौथा बताओ LiCl, है ना? अब हमारे पास 4 बातें हैं। कितनी बातें हैं? 4। अच्छा एक बात देखो, अब मन करे तोड़ो, मन करे ऐसे लिख लो। अच्छा एक बात बताओ, सब जगह का एनायन देखो सेम है कि नहीं? सब जगह Cl है, और सब जगह का कैटायन क्या है? अलग अलग। अरे ये तो है ना कि ये वाला कैटायन, इधर वाला एनायन, जब तोड़ के देखोगे। अब चारों कैटायन अलग अलग हैं, तो अब हम यदि इसको तोड़ें तो ये क्या हो जाएगा? C+4 और +4Cl माइनस। क्यों बेटा? अच्छा ये कैसे टूटेगा? B पे +3 और +3Cl माइनस। इसको कैसे तोड़ोगे? Be पे +2 और +2Cl माइनस, और ये कैसे टूटेगा? Li प्लस और +Cl माइनस। क्लियर है? अब बताओ सबसे साइज छोटा किसका है? जिसके ऊपर प्लस जितना ज्यादा उसका साइज उतना कम। पढ़ाए थे कैटायन छोटा होता है। सबसे बड़ा ये कैटायनों में से, और सबसे छोटा ये। अब लगाओ अपना फार्मूला, साइज ऑफ चार्ज ऑफ कैटायन। अरे तो चार्जेस से अलग हो गया। अच्छा देखो, तो गड़बड़ा जाता मामला, ये तो गड़बड़ हो जाता। अभी हम साइज पे जाएंगे ही नहीं, उसके पहले तो एक जिंदाबाद है। कौन है? चार्ज। और चार्ज सबसे ज्यादा किस कैटायन पे? पहले पे। तो देख लो यहां साइज से लगाते सवाल उलट गया था, तो नीचे से जवाब आता आता ना। इसीलिए उसे प्रियोरिटी ऑर्डर में, जब चार्ज सेम हो जाए तो साइज पे जाना, नहीं तो ऐसे सवाल उल्टेगा, है ना? तो लिखो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा बताओ? CCl4, उसके बाद BCl3, उसके बाद किसका?
BeCl2 और सबसे कम LiCl। और ये सवाल अक्सर लोगों से बोलोगे जो स्मॉल कैटायन और लार्ज एनायन के चक्कर फंसेंगे नहीं। तो आए आए करेंगे, देख लो एकदम जस्ट रिवर्स आंसर आता है ना। इसीलिए मैंने बोला एक एक रूल को लगाओ, जब एक खराब हो जाए तो दूसरे पे आओ, जब दूसरा खराब हो जाए तीसरे पे आओ, तीसरा खराब हो जाए चौथे पे। अब ये ना बोलना वो भी खराब हो जाए तो क्या, है ना। हाँ, उसी में से किसी एक में जवाब आ जाएगा। अगला एक सवाल लिखो, इसी बात पे लिखो, अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर। अच्छा, ये सवाल सब लोगों को समझ आ गया। हाँ, लिखो अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर। कोवैलेंट कैरेक्टर पहला लिखो, लिखो लिखो NaCl, NaCl, MgCl2, NaCl, MgCl2 और लिखो AlCl3। बस ये तीन ही लोग हैं, ठीक है। अच्छा चलो, सबसे पहले इसको कैटायन एनायन में तोड़ दें, क्यों बेटा। अच्छा तुम एक काम करना, ये सवाल है ना, आप लोग इसको तोड़ना अलग, नहीं तो कुछ दिन बाद यही नहीं पहचान में सवाल क्या था। अब सब जब सवाल सॉल्व करना तो आगे ऐसे लिख के तोड़ना, Na प्लस और प्लस Cl माइनस। क्वेश्चन में ना सॉल्व करना शुरू कर देना, नहीं थोड़े दिन बाद समझ नहीं आता सवाल क्या था आगे। जैसे मैं तो इसी में तोड़ देता हूं, लेकिन तुम ये काम ना करना, अलग से लिख के इसे तोड़ना, Mg प्लस प्लस और प्लस बेटा 2Cl माइनस। अच्छा ये क्या हो जाएगा, AlCl3। अब Al प्लस 3 और प्लस 3Cl माइनस। अब सवाल आपके हवाले। थ्री टू वन, जो कहोगे सब ठीक है। सब लोग लगा लो, सब लोग लगाओ। फिर हम अगले धुआंधार सवाल की तरफ चलें। अच्छा कौन से पॉइंट से अलग हुआ, चार्ज से, है ना। अब देखो हाँ, सबका एनायन सेम है, सबका कैटायन अलग अलग। अब हमारा चेक करने का तरीका है, पहले हम कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज ऑफ कैटायन। चार्ज देखा तो तीनों पे क्या है, अलग अलग, मतलब पहले पॉइंट से ही अलग हो गए। अब देखो चार्ज जिसका ज्यादा उसी का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। चार्ज सबसे ज्यादा किसका है, Al का, इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका है, AlCl3 का। उसके बाद MgCl2 का, और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, NaCl। अब बताओ ये कोई सवाल कठिन था। अब आपके पास जुगाड़ है, बस देखो आंसर लगाओ दनादन। ये होए भाईजान रूल यानी फजान रूल। लिखो राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर। कोवैलेंट कैरेक्टर, ठीक है। नंबर 1 ALN, ALN एल्यूमिनियम का नाइट्राइड, ALN। दूसरा लिखो Al2O3, Al2O3 पहला है, दूसरा है Al2O3 और तीसरा है AlF3। अब आपको बताना है कि किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है और किसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम है। अच्छा चलो तोड़ लिया जाए इसको, Ln को तोड़ो, Al प्लस 3 और N के ऊपर -3, है ना। अच्छा ये कैसे आया बेटा, ये नाइट्राइड है तो नाइट्राइड के ऊपर -3 होता है, तो पक्की बात है Al पे क्या होगा, +3। अच्छा ये बात पक्की है कि Al पे +3 ही होगा, तो N पे कितना होगा, -3, चाहे जैसे लगा लो। अच्छा Al2O3,
अच्छा Al कितने हैं, 2Al है, और प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तोड़ लिया इसे। अब एक Al के ऊपर कितना चार्ज होता है, +3, तो 2 पे क्या हो गया, प्लस का 6, तो क्या यहां कर दें कि 6 हो जाए, -2, टूट गया। अरे ये देखो, -6, ये +6। अच्छा आ जाओ अगला, AlF3। अच्छा Al +3 और +3F-। अब सवाल आपके हवाले, 1 2 3 है। अच्छा 1 2 3 वाले कौन लोग हैं, बताओ, घबराओ नहीं। अच्छा एक बात बताओ, चार्ज ऑफ कैटायन फेल, साइज ऑफ कैटायन फेल, चार्ज ऑफ एनायन, ये देखो सारे एनायन अलग अलग हैं बस। अच्छा बताओ, सबसे भयंकर चार्ज किसमें, इसमें, इसका मतलब सबसे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा इसका, तो कोवेलेंट कैरेक्टर में क्या होगा, Al_N। उसके बाद कौन, Al2O3, उसके बाद कौन, AlF3। इससे भयंकर सवाल अब नहीं आ सकता। ये कौन सी बात अलग कर पाई, तीसरी बात। देख रहे हो, एक ही ब्रह्मास्त्र है, एक ही जुगाड़ से सब सवाल लगेगा। ये एक वाली कहानी होगी। अगला सवाल देखो बेटा, अगला लिखो, लिखो एक सवाल लिखो, अपने मन से करना, लिखो सवाल, वैसे ही कर लोगे। अगली हेडिंग डालो, लैटिस एनर्जी। अच्छा एक सवाल, अच्छा रुको, लैटिस एनर्जी के पहले एक सवाल और करवा देता हूं। लिखो कोवैलेंट कैरेक्टर, लिखो कोवैलेंट कैरेक्टर, और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन लगाओ, लिखो आयनिक कैरेक्टर। देखो हमने क्या बोला, कोवैलेंट कैरेक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर। लिखो। अच्छा एक बात बताओ, आयनिक कैरेक्टर के लिए तो हमने कुछ पढ़ा नहीं, तो कुछ ना करना, जब सवाल आयनिक कैरेक्टर का पूछे तो तुम कोवेलेंट कैरेक्टर निकाल लेना और उसको उलट देना। क्लियर है, देखो ये भी सवाल खत्म। ठीक है, लिखो एक सवाल, लिखो इसी बात पे लगा लो एक सवाल। लिखो, लिखो लिखो सवाल, लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट आयनिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट आयनिक। पहला लिखो NaCl, पहला लिखो NaCl, दूसरा लिखो MgCl2, तीसरा लिखो AlCl3, और चौथा लिखो CCl4। हमने मोस्ट आयनिक पूछा है तो आपको लीस्ट कोवेलेंट बताना है, ऑर्डर नहीं पूछा है। इन चार में से कौन इकलौता ऐसा है जो मोस्ट आयनिक है ना। अच्छा बताओ पहला ऑप्शन कौन है, NaCl। अच्छा दूसरा बताओ बेटा MgCl2, तीसरा बताओ AlCl3, और चौथा बताओ CCl4, CCl4। अब जरा ध्यान से ये बात बताओ कि हमसे पूछा है मोस्ट आयनिक, और हमारे पास आयनिक का कोई जुगाड़ नहीं, तो हम लीस्ट कोवैलेंट पता कर लें। जो सबसे कम कोवैलेंट होगा वही सबसे ज्यादा, ये फार्मूला लिखा है ना। हाँ अच्छा एक बात बताओ, सबके कैटायन अलग अलग हैं या नहीं, सबसे छोटा कैटायन कौन है ना, तो सबसे ज्यादा कोवैलेंट नेचर का कौन होगा, NaCl है। अच्छा चार्ज क्या है, ये तो चार्जेस अलग हो जाएगा। हाँ साइज पे हम आ गए, तो देखो ये क्या हो जाएगा, Na+Mg+2 Al+3 C+4, पहले से ही तो अलग हो गया। चार्ज सबसे ज्यादा किसमें है, CCl4 पे,
यानी कार्बन पे सबसे, कैटायन पे सबसे ज्यादा चार्ज है, तो इसी का कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा, और कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा तो आयनिक कैरेक्टर सबसे कम, और हमको बताना आयनिक कैरेक्टर ज्यादा वाला, तो हमको कौन पता करना है, जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो, और इस पे चार्ज सबसे कम है ना। तो आप देखो चार्ज सबसे कम और चार्ज कोवेलेंट का कौन सा रिलेशन, डायरेक्ट। कैटायन का चार्ज और कोवेलेंट कैरेक्टर का रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट। इसका मतलब सबसे कम कोवेलेंट कौन है, NaCl। तो इसका मतलब यही क्या है, मोस्ट आयनिक। इसी को लिखना लीस्ट कोवेलेंट और मोस्ट आयनिक। जो लीस्ट कोवेलेंट होगा वही मोस्ट आयनिक होगा, क्योंकि हम ये रिलेशन लिखाए हैं। लीस्ट मींस क्या होता है, कम से कम। लीस्ट लिख लो, LEAST, लीस्ट, नहीं तो लिस्ट लिखा था, लीस्ट है ना, लिखो। अच्छा बताओ, अब हमसे कोई पूछे कि बताओ अच्छा हमको आयनिक कैरेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, तो कोई टेंशन नहीं, हम कोवेलेंट कैरेक्टर बना लेंगे और उसी का उल्टा आयनिक कैरेक्टर। समझ में आया। अच्छा इसका कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर सेट करो, बताओ कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा। सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका होगा, CCl4 का, उसके बाद AlCl3 का, उसके बाद MgCl2 का, और उसके बाद NaCl का। अच्छा बताओ आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा कौन, NaCl, उसके बाद कौन, MgCl2, उसके बाद कौन, AlCl3, और सबसे कम CCl4। इनको भी लिख लो। अब आगे लिखो, बस ऐसे ही भाषा लिख लो समझने के लिए केमिस्ट्री में। जो जिसका आयनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, क्या हमने बोला, जिसका आयनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, और वो किस फॉर्म में मिलेगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, है ना। लिख लो, जो जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर वाला होगा, लिख लो अपनी भाषा में लिख लो, जो जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर वाला होगा वो उतना ज्यादा सॉलिड, जो जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर वाला होगा वो उतना ज्यादा सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन होगा। जो जितना कम आयनिक होगा, जो जितना कम आयनिक होगा वो उतना ज्यादा, जो जितना कम आयनिक होगा वो उतना ज्यादा सॉल्यूशन फॉर्म में रहेगा, वो उतना ज्यादा सॉल्यूशन फॉर्म में रहेगा। समझ में आ गया। आयनिक, देखो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, आयनिक कैरेक्टर कम होगा तो वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, सॉल्यूशन फॉर्म में रहेगा। ठीक है। अब नीचे एक सवाल लिखो, लिखो इन SnCl2, क्वेश्चन लिखो, लिखो इन SnCl2, इन SnCl2 and SnCl4 which is more solid and crystalline, which is more solid and crystalline, which is more solid, which is more solid and crystalline in SnCl4 and SnCl2 and SnCl4, which is more solid and crystalline। बताओ SnCl2 SnCl4 में सॉलिड फॉर्म में कौन होगा, SnCl2। वेरी गुड, SnCl2। अच्छा चेक कर लो, देखो बेटा एक है SnCl2 और एक है SnCl4। अच्छा इसको तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, Sn+2 और +2Cl माइनस, इसको तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, Sn+4 और +4Cl माइनस, है ना। और हमको आयनिक कैरेक्टर के विषय में जानकारी है नहीं, तो कोवेलेंट तो जान ही जाते हैं। अच्छा देखो दोनों कैटायन है, दोनों पे चार्ज अलग अलग है ना। तो बताओ कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बताओ बेटा, चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज किस पे ज्यादा है, इस पे,
तो इसका मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है? SnCl4 का ज्यादा है SnCl2 से। तो इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर इसका उल्टा होगा, SnCl2 का ज्यादा है SnCl4 का। अच्छा, जो जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर वाला होगा वो किस फॉर्म में मिलेगा? सॉलिड फॉर्म में। सवाल समझ में आ गया? यही बात हिंदी में लिखवाई है। इसका मतलब बताओ, SnCl2 SnCl4 में सॉलिड फॉर्म में कौन मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में कौन मिलेगा? आ गई बात समझ में?